हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है प्रिपरेशन अपने एग्ज़ाम्स की? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, तो अगर हम इकनॉमिक्स की बात करें तो इकनॉमिक्स में हमने अपनी वन शॉट सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हम वन शॉट वीडियोज़ डिस्कस करते हैं हर एक चैप्टर के। राइट, हमने अपने वन शॉट वीडियोस कंप्लीट कर लिए था। अब हम उस वन शॉट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए, नेशनल इनकम के हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड चाइना के क्वेश्चन आंसर्स। ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको हम वन शॉट में पहले ही ऑलरेडी डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखे रहिए। और प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले हमारी जो वन शॉट सीरीज थी जिसमें हमने कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान का पूरा चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वो देखिएगा, तभी आपको ये वाला चैप्टर डिटेल में समझ में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा सिंपल है इसके। और आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको जो थ्योरी है उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए, तभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको कि आपको अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना। ओके, तो एंड तक वीडियो को बने रहिए। और आपको अगर एडुग्रो ने हेल्प करी है आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हम अपने फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियो रिकमेंड कीजिए। हम पूरी की पूरी हेल्प करेंगे आपके डाउट्स को ऐसे क्लैरिफाई करने के लिए। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में आप अगर बताएंगे तो हम उस रिस्पेक्टिव टीचर्स से आपके डाउट्स को सॉल्व करवा देंगे। और अगर आपके ज़्यादा डाउट्स होंगे तो हम एक गूगल मीट क्लास भी लॉन्च कर लेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और एग्ज़ाम्स को आपको स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम है, एक पार्ट है लाइफ का, और ये कुछ भी नहीं है। तो एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे तो आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ना आए तो ये आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है। तो इसको पार्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए। आपको अपना पूरा 100% देना है, बट सारा दिन पढ़ते भी नहीं रहना है। योगा करनी, एक्सरसाइज करनी है और अच्छा फूड और हेल्थ लेना, ताकि आप अपना चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सको। राइट, अपने माइंड को रेस्ट भी देना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान के क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन। कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान। मेंशन सम, फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन सम एग्जांपल्स ऑफ रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो मैंने आपको इस लास्ट वीडियो में अपने बताया हुआ है कि आपको वीडियो को देखने से पहले हमारा जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने पूरा का पूरा डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था उसको देखना है। राइट, तो फिर मैंने आपको उसमें बताया था कि हमारे रीजनल ग्रुपिंग्स कौन कौन से होते हैं और हमारी ये सब चीज़ें क्या होती हैं जो इसमें मेंशन है, सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन। तो ये सब चीज़ें क्या हैं हमने उस वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करी थी। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ हमारा वो वाला वीडियो देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, ये वाला क्वेश्चन आपका जनरली 1 मार्क कैरी करता है एग्जाम्पल्स का। इसमें अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं मिनिमम। क्वेश्चन इज मेंशन सम एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग। हमें एग्जाम्पल्स देने हैं रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग के। तो एग्जाम्पल्स हैं सार्क। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग का, सार्क। नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन। राइट, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग का। फिर है हमारा एशियन यूनियन, एशियन, और फिर है हमारा GAC20। तो इसमें से आप कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। आपको 4 एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो आप इजी नाम लिख लो, लाइक सार्क और यूरोपियन सार्क और फिर आ जाएगा आपका यूरोपियन यूनियन, और फिर आ जाएगा आपका एशियन और GAC20। राइट, आपको इनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन में 1 मार्क अचीव कर लोगे। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द वेरियस मीन्स इन विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज। ऐसी कौन सी मीन्स हैं जिसमें जो कंट्रीज़ है अपनी खुद की इकोनॉमीज़ को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही हैं। तो द फॉलोइंग आर द मीन्स
इन विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज। हमें बताना है कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिससे कंट्री अपनी खुद की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है। तो इसका फर्स्ट है द फॉलोइंग आर द मीन्स इन विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमीज। तो किस मेजर से कंट्रीज अपनी खुद की इकोनॉमीज़ को स्ट्रेंथन करने का ट्राई कर रही हैं। तो फर्स्ट है नेशंस आर फॉर्मिंग वेरियस रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो पहली जिस सिचुएशंस में कौन से मेथड से कंट्रीज़ अपनी खुद की इकोनॉमीज़ को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही हैं। तो उसमें फर्स्ट मेथड है कंपनीज आर फॉर्मिंग वेरियस रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। कंट्रीज़ जो है वो वेरियस रीजनल्स फॉर्म कर रही हैं और इकोनॉमिक ग्रुप्स फॉर्म कर रही हैं। उन इकोनॉमिक ग्रुप्स का यह नाम है यूरोपियन यूनियन, एशियन, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करे थे, SAARC, यूरोपियन यूनियन और यूनियन एशियन। तो ये सब ग्रुप्स कंपनीज फॉर्म करी ताकि वो खुद की कंट्रीज़ को स्ट्रेंथन कर पाए। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमीज नेशंस having economic reforms have trying to liberalize their economies with decreasing in government interference। तो 1991 के बाद क्या हुआ था कि हमारी कंट्री में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे। उस रिफॉर्म्स में हमारी 3 चीज़ों की डिमांड की गई थी और 3 चीज़ें हमारी कंट्री में लाई गई थी 1991 के बाद। वो 3 चीज़ें थी हमारी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ये सब चीज़ें हमारे उसमें लाई गई थी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, बाकी कंट्रीज़ के साथ जब हम ट्रेड करते हैं, राइट। तो हमारी जो बाकी कंट्रीज़ के साथ जब हम ट्रेड करेंगे तब हमारा क्या होगा कि हमारी खुद की कंट्री सेटल होगी, क्योंकि हमारे दूसरे रिलेशंस जो हैं दूसरी कंट्रीज के साथ वो बढ़ेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन में ये था कि हम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ज़्यादा पावर्स दे देंगे, और लिबरलाइजेशन में ये था कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको हम काफ़ी ज़्यादा लाइट करेंगे। तो इसमें यही किया था कि गवर्नमेंट ने जो कंट्रीज़ उन्होंने मेजर लिया था कि अपनी डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जो अपनी इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की, वो कम कर देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। नेशन ये सेकंड मेजर था अपनी जिन्होंने कंट्रीज़ ने लिया था अपनी खुद की कंट्रीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए। और फिर था नेशंस आर ऑल्सो ओपनिंग अप देयर इकोनॉमीज टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेशंस जो है अपनी इकोनॉमीज़ को ओपन कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा कि जो कंट्रीज़ उन्होंने कौन कौन से मेजर्स यूज़ किए अपनी जो कंट्रीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो फर्स्ट मेजर था हमारा ग्लोबलाइजेशन का मेजर, कि कंट्रीज़ ने अपनी ग्लोबलाइजेशन की टेक्निक से अपनी कंट्रीज़ को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी। स्ट्रेंथन करने की ऐसे कोशिश करी कि वो जो कंट्रीज़ होंगी, जब हम दूसरी कंट्री में ट्रेड करेंगे, उनकी कंट्रीज़ के साथ डील करेंगे, ग्लोबलाइजेशन करेंगे, अपने जो मैसेजेस हैं वो दूसरी कंट्री तक पहुँचाएंगे, तब हमारी रिलेशंस भी बढ़ेंगे और हमारी जो स्ट्रेंथन की पावर है वो भी बढ़ेगी। और फिर था कि कंट्रीज़ ने काफ़ी सारे यूरोपियन यूनियन वगैरह और ये सब ग्रुप्स फॉर्म किए, राइट। और फिर था हमारा कि कंट्रीज़ ने क्या किया, लिबरलाइजेशन का तरीका अडॉप्ट किया। लिबरलाइजेशन में ये था कि कंट्रीज़ जो हैं प्राइवेट सेक्टर को पावर देती हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर की रिस्ट्रिक्शंस है वो रिमूव कर देती हैं। तो इन मेजर्स से गवर्नमेंट ने स्ट्रेंथ करने की ट्राई की अपनी खुद की इकोनॉमीज़ को, राइट। तो ये थे कुछ ना कुछ मेजर्स जिसमें कंट्रीज़ ने ट्राई किया अपने खुद की इकोनॉमीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ मेजर्स। ये क्वेश्चन आपका जनरली 3 मार्क कैरी करता है स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से करना है, राइट। 3 मार्क का ये क्वेश्चन है आपका। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What similar developmental strategies have India and Pakistan followed for the respective developmental paths? तो कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करी है इंडिया एंड पाकिस्तान ने अपनी डेवलपमेंट पाथ को अचीव करने के लिए। जो इंडिया और पाकिस्तान था उनकी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ थी जो उन्होंने अचीव करी थी अपनी डेवलपमेंट पाथ को अचीव करने के लिए। तो जो स्ट्रैटेजीज़ थी इनकी इंडिया और अचीव करने के लिए, उनमें से कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ थी, इंडिया और पाकिस्तान ने कौन कौन सी सिमिलर चीज़ अडॉप्ट करी अपनी डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो इसका आंसर हम रीड करते हैं। द मेन सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर बोथ ऑफ देम हैव फॉलोड द पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट जो थी हमारी सिमिलैरिटी इंडिया और पाकिस्तान में ये थी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप किया, इन्वॉल्व इन द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द सेंटर एंड वन द स्टेट। मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है? मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें पार्टिसिपेशन पब्लिक की भी होती है और प्राइवेट की भी होती है
अपने डेवलपमेंटल को अचीव करने के लिए। तो जब हमारी जो पावर पब्लिक सेक्टर को भी दे दी जाती है और प्राइवेट सेक्टर को भी दी जाती है अपनी गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को अचीव करने के लिए, अपने इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, तब हम कहते हैं कि हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। और उस टाइम पे इंडिया का भी मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था और हमारा जो पाकिस्तान था उसने भी मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया था कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को पावर्स दे दी गई थी। वो फर्स्ट था इनका कि इन दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप किया। नेक्स्ट इज बोथ द नेशन स्टार्टेड द डेवलपमेंटल पाथ एट द सेम टाइम सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो दोनों नेशन से अपने डेवलपमेंटल पाथ की शुरुआत करी थी वो दोनों ने 1947 के बाद करी थी, राइट। तो इनमें ये सिमिलरिटी होगी कि दोनों ने अपनी जो पाथ है डेवलपमेंट की वो 1947 के बाद अचीव करी थी, राइट। अब नेक्स्ट सिमिलरिटी हम देखते हैं। बोथ द कंट्रीज स्टार्टेड प्लानिंग द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज इन सिमिलर वेज। इंडिया आउटसाइड द फर्स्ट 5-year प्लान 1951 एंड पाकिस्तान अराउंड इन 1950। अब दोनों ने जो प्लानिंग स्टार्ट करी थी वो भी सेम टाइम पे करी थी। इंडिया ने स्टार्ट करी थी 1951 में और पाकिस्तान ने स्टार्ट करी थी 1950 में। ये भी बहुत ज़्यादा सिमिलर टाइम पे अचीव हुई थी और ये इन दोनों की सिमिलैरिटी थी। Both of them adopted strategies such as creating a large public sector and rising public expenditure and social development. अब इन्होंने क्या किया था कि कुछ सेम तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी थी। लाइक उन्होंने एक लार्ज पब्लिक सेक्टर बेस क्रिएट कर दिया था और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको राइज कर दिया गया था, सोशल डेवलपमेंट को भी राइज कर दिया गया था 1980 तक, राइट। तो ये इसकी नेक्स्ट सिमिलैरिटी थी। अब अगली सिमिलैरिटी थी बोथ द कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट थी कि दोनों कंट्रीज़ के 1980 तक ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम सेम थे। नेक्स्ट है सिमिलैरिटी बोथ ऑफ देम इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एट द सेम टाइम। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में और पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किए थे 1998 में टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमीज, राइट। तो ये कुछ ना कुछ इनकी स्ट्रैटेजीज थी जो इन्होंने अचीव करी थी अपने डेवलपमेंटल पाथ को अचीव करने के लिए। अब इसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में? इसको प्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाना है। उसमें आपको लिखना है कि सिमिलर स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज, राइट। उसको आपको ऐसे लिखना है, एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। यहाँ पे आपको सारी की सारी सिमिलैरिटीज़ लिखनी है कि फर्स्ट थी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर सिमिलैरिटी थी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को यूज़ किया गया था। फिर था कि अपनी डेवलपमेंटल पाथ की शुरुआत तब हुई थी जब 1947 के बाद ही हो गई थी। फिर था कि कंट्रीज़ ने जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ थी वो अडॉप्ट करी थी सिमिलर वेज में। इंडिया ने पहले अडॉप्ट करी थी 1951 में और पाकिस्तान ने अडॉप्ट करी थी 1950 में। तो प्लानिंग की शुरुआत भी इनकी सिमिलर ईयर्स में हुई थी। और फिर था कि बोथ ऑफ देम अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रैटेजीज सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर। और दोनों ने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई थी वो भी एकदम सिमिलर थी कि दोनों ने पब्लिक सेक्टर को पावर दी थी और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया था 1980 तक। और फिर था कि ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम भी दोनों का सेम था। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी सेम टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे। इंडिया में 1991 में हुए थे और पाकिस्तान में 1998 में हुए थे अपनी कंट्रीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ ना कुछ मेजर्स जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपनाए थे अपनी कंट्रीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आपको यही मेजर्स को पहले फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, फिर हर एक मेजर का अलग से पेज पे उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है और लास्ट में एक कंक्लूजन देना है कि येस द डेवलपमेंटल पाथ्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर सिमिलर। और एक लास्ट में एक बीफ इंट्रोडक्शन दे देना है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम से सेव था और बाकी सारे पॉइंट से भी ये सिमिलर था, राइट। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये जनरली आपको 5 मार्क कैरी करता है क्योंकि इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं, राइट। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना एज इनिशिएटेड इन 1958। तो चाइना के अंदर एक 1958 के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया था, उसको हमें एक्सप्रेस करना है। In 1958, a program called the Great Leap Forward Campaign was adopted by the Chinese economy. Its aim was to transform the agrarian economy into a modern economy for the process of rapid industrialization. तो जो 1958 के अंदर चाइना के अंदर एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया था,
उसका एम था कि अपनी जो एग्रेनियन इकोनॉमी है, जो एग्रीकल्चर करती है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है एक मॉडर्न इकोनॉमी में। ये इसका एक मेन मोटिव था। फॉर द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ इन द रूरल एरियाज़। तो इसमें था कि जो लोगों को पावर दे दी गई थी कि वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप करें, अपने जो बैकवर्ड है जहाँ वो रहते हैं उसके जो आंगन में इंडस्ट्री सेटअप करें। अब इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो जो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो ज़्यादा प्रमोट होगा। वॉर वर क्रिएटेड अंडर द कम्यून सिस्टम, पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड। और कम्यून सिस्टम के अंडर क्या हुआ था कि पीपल ने कलेक्टिवली कल्टिवेट किया था लैंड को, वो साथ में ही कल्टिवेट करते थे। अगर उनके पास एक पीस था लैंड का तो वो साथ में उनको सारे के सारे इकट्ठे करते थे। कम्यून्स कवरिंग ऑल द फार्म पॉपुलेशन, इट मेल्ट्स विद वेरी प्रॉब्लम्स, अ सेवियर ड्रॉट इन चाइना किलिंग अबाउट 30 लाख पीपल। कम्यून्स की वजह से क्या हुआ, एक ड्रॉट अकर हो गया, एक सूखा पड़ गया उसके अंदर, चाइना के अंदर। इसका एक मेन डिसएडवांटेज यही था कि उसने 30 लाख लोगों की जान ले ली थी। तो इसका ये नेक्स्ट डिसएडवांटेज था, राइट। तो हमने ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया कि 1958 के अंदर एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया था। इसका मेन मोटिव था कि जो हमारी एग्रेनियन इकोनॉमी है इसको एक मॉडर्न इकोनॉमी में सेटअप करना है, और सेटअप हम करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से। इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेटअप से ऐसे होगा कि अपनी हमारी जो इसमें इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे अपनी बैकयार्ड के अंदर। अब बैकयार्ड में हमारी अगर इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होगा, और पीपल जो है वो कलेक्टिवली कल्टिवेट करेंगे लैंड को। कम्यून्स कवरिंग ऑल द फार्म पॉपुलेशन, तो इसका मेन मोटिव यही था कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना है अपने बैकवर्ड के अंदर, जिससे जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो प्रमोट होगी। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये था कि हम चाइना के अंदर एक ड्रॉट अकर हो गया था, उससे 30 लाख लोगों की जान चली गई थी। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज था। बट इससे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हुई और काफ़ी लोगों की इसमें हेल्प हुई। ये जो कैंपेन था ये लॉन्च किया गया था माओ ने 1958 के अंदर। तो आपको इसकी डेट भी अच्छे से याद रखनी है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका जनरली 3 to 4 मार्क कैरी करता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। China's rapid industrialization growth can be traced back to the reforms in the 1958. Do you agree? Evaluate. तो इसमें बोल रहा है कि जो चाइना की रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, जो चाइना के अंदर इतनी सारी इंडस्ट्रीज आई थी, वो इसलिए आई थी क्योंकि जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे 1978 में, उसकी वजह से। तो हमें इसको जस्टिफाई करना है कि ऐसा था या फिर नहीं था। तो इसको हम इवैल्यूएट करते हैं आंसर को। अगर हमसे कभी पूछा हुआ एग्जाम के अंदर कि ऐसा था या नहीं था, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले येस और नो में आंसर देना है, अपनी स्टेटमेंट देनी है, येस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है आपको वो लिखनी है, राइट। तो येस, इसका हम आंसर रीड करते हैं। येस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस बैक टू द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन फेजेस। तो ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई थी चाइना के अंदर, वो इसलिए हुई थी क्योंकि रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे 1978 के अंदर। ये एग्री कर रहा है उसके लिए। अब ये इसमें आगे इसके रीजंस देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है इनकी अकॉर्डिंग। चाइनाज रिफॉर्मिंग in the initial was introduced in phases. Reforms initiated in agriculture, foreign trade and investment sectors. In agriculture, communes were divided into small parts which are allocated not only for use but only for membership in the individual household. They were allowed to keep all income from the land after paying the stipulated taxes. In the later phase, reforms initiated in the industrial phase, private sector were formulated and village enterprises which are operated on the local collector. तो इसमें क्या हुआ था कि जो चाइना में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे 1978 के अंदर, वो फेजेस में इंट्रोड्यूस हुए थे। हमारा फर्स्ट फेज़ था वो था कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए थे, फॉरेन ट्रेड में आए थे और इन्वेस्टमेंट में आए थे हमारे रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आए थे। एग्रीकल्चर में ये था कि एग्रीकल्चर कम्यून्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, कि पहले एक ही लैंड होती थी सारी की सारी एग्रीकल्चर की
प्रोडक्शन करने के लिए या खेती करने के लिए, बट उसको डिवाइड कर दिया गया था स्मॉल पार्ट्स के अंदर, विच आर एलोकेटेड नॉट ओनली फॉर यूज़ बट फॉर इट्स मेंबरशिप इन द इंडिविजुअल हाउस होल्ड। दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग स्टेपुलेटेड टैक्सेस। तो जो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारी लैंड, उसमें जैसी एक को वो जो आया है पार्ट, तो वो पार्ट आने के बाद उसको सारी की सारी इनकम वो पे रख लेगा अपने पास टैक्स पे करने के बाद। तो ये हमारा मोटिव था कि अगर 3 बंदे हैं ABC, उनको एक कुछ ना कुछ पार्ट आया है उस लैंड का, तो पार्ट आने के बाद क्या होगा कि वो उसको अपने पास रख लेगा उसकी सारी की सारी टैक्स पे करने के बाद। तो ये इसका कुछ ना, ये था इसका मेन मोटिव। इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स आर इनिशिएटेड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। फर्स्ट जो हमारे रिफॉर्म्स थे वो आए थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। इसमें कम्यून्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और उससे जो भी इनकम इनको रिसीव हुई उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, वो उसको रखनी थी टैक्स पे करने के बाद, राइट। अब सेकेंड फेज में हमारे क्या थे कि हमारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर and village enterprises which are operated by the local collector to produce goods in the stage enterprise and government are known as state owned enterprises for face to face competition। अब बाद में क्या हुआ था कि हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारे हमारे रिफॉर्म्स आए थे। इंडस्ट्रीज़ में रिफॉर्म्स आने की वजह से क्या हुआ था कि जो इंडस्ट्रीज़ को इनकम आ रही है और जो हमारी स्टेट और इंटरप्राइजेस को इनकम आ रही है, उनको कंपटीशन फेस करना था कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट के साथ कंपटीशन फेस करना था। ये था हमारा नेक्स्ट उसका मेजर, राइट। अब ये हमारे दो हमने डिस्कस कर लिए कि फर्स्ट फॉर्म में क्या था कि हमारे जो रिफॉर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे फेजेस के अंदर। फर्स्ट रिफॉर्म था हमारा एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर, और सेकेंड रिफॉर्म हमारा था इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ था उनको कॉम्पिटिशन फेस करना था पब्लिक इंडस्ट्रीज़ के साथ। अब जो हमारे थर्ड रिफॉर्म्स थे, द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इंट्रोड्यूस डुअल प्राइसिंग। दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइस इन 2 ways। Industrial units were required to buy and sell fixed quantities of input and output on the basis of price fixed by the government, and other transactions, input and output for purchase and sale for the market price in order to attract investors. Special economic zones were set up। अब हमारा थर्ड फेज क्या था रिफॉर्म प्रोसेस का कि हमारी डुअल प्राइसिंग आ गई थी। डुअल प्राइसिंग का मतलब होता है कि हमने 2 वेज से हमने प्राइजेस को फिक्स कर दिया था। फॉरवर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज़ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो फिक्स्ड क्वांटिटीज़ ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बाय करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और जो प्राइजेस होंगे वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। और फिर था कि इनपुट एंड आउटपुट फॉर परचेज एंड सोल्ड एंड मार्केट प्राइस, कि इनपुट एंड आउटपुट को हम सेल करेंगे मार्केट प्राइस के अंदर। इन ऑर्डर टू मीट इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेटअप। और अपने इन्वेस्टर्स को मीट करने के लिए क्या था कि हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे वो सेटअप किए गए थे, राइट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थी यही थे कि अपने इंडिया के अंदर सेटअप किए गए थे कि फॉरेन रेजिडेंट्स हमारे इंडिया के अंदर आएँ और कुछ हमारे यहाँ पे FDI जनरेट हो। तो थर्ड हमारा ये था कि थर्ड फेज़ के अंदर हमारी डुअल प्राइसिंग जनरेट हुई थी रिफॉर्म प्रोसेस के अंदर कि 2 प्राइजेस फिक्स किए गए थे कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फिक्स्ड प्राइस बाय और सेल करना है अपने आउटपुट के अंदर, और जो प्राइजेस होगा वो गवर्नमेंट सेल करेगी, डिसाइड करेगी। और फिर था कि इन द ट्रांजैक्शंस इनपुट एंड आउटपुट फॉर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस, और जो ट्रांजैक्शंस थी वो हम मार्केट प्राइस के अंदर सोल्व करेंगे जो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगी उसके अंदर। तो हमने डिस्कस कर लिया कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो चेंजेस आए थे चाइना के अंदर वो रिफॉर्म्स की वजह से आए थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जनरली 5 मार्क का क्वेश्चन है और आपको ये ऐसे ही लिखना है कि पहले क्या था इसका सिनेरियो और बाद में क्या हुआ इसका सिनेरियो, और डुअल प्राइसिंग वगैरह को हाईलाइट भी करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल पाथ इनिशिएटिव्स टेकन बाय द पाकिस्तान फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। कि कौन कौन से डेवलपमेंटल पाथ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, कौन कौन से पाकिस्तान ने इनिशिएटिव्स लिए थे अपने डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स टेकन बाय द पाकिस्तान फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी समराइज्ड एज अंडर। कौन कौन से जो पाकिस्तान ने उसने इनिशिएटिव्स लिए थे, कौन कौन से स्टेप्स लिए थे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। The part of development initiatives taken by the Pakistan for its economic development can be summarized as under। The first initiative था हमारा mixed economic system। Pakistan adopted the pattern of mixed economy to achieve the aim of economic development। अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ये था कि अपनी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम लाया गया था कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों को पावर्स दे दी गई थी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। Next is production of various policies। In the late 1950s and 1960s, Pakistan introduced
द रेड ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, कि ये था कि पाकिस्तान ने काफ़ी सारे रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किए थे। उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान इंट्रोड्यूस रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। काफ़ी सारा रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया था अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को अचीव करने के लिए। और उस इंडस्ट्री में ये था कि पॉलिसी कंबाइन टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद डायरेक्ट इम्पोर्ट कंट्रोल फॉर कंप्यूटिंग इम्पोर्ट्स, कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स और जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं उनको दोनों को कंबाइन किया गया था अपनी प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए। तो ये था इसका नेक्स्ट मेजर। और फिर था कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये था कि हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू अ राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर की राइज की वजह से और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये हुआ कि जो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट ग्रेन्स है वो इंक्रीज़ हुई और जो हमारा एग्रेरियन स्ट्रक्चर है वो ड्रामेटिकली बदल गया और बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। तो ये था हमारा नेक्स्ट मेजर, हमारा इसका पाकिस्तान का नेक्स्ट मेजर, राइट। तो कौन कौन से पाकिस्तान ने डेवलपमेंट किए थे, अपनी डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए थे। तो फर्स्ट था हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। पाकिस्तान ने एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया था जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों को पावर्स दे दी गई थी अपनी डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। अब फिर था हमारा कि पाकिस्तान ने एक रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अचीव किया गया था अपने पाथ को अचीव करने के लिए। उस रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क में था कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसको कंबाइन कर दिया गया था मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स फॉर कंप्यूटिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट। और ये था कि पॉलिसीज़ और उसको कंबाइन कर दिया गया था अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और थर्ड था हमारा कि ग्रीन रेवोल्यूशन कंसेप्ट आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में ये था कि हमारा इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेड टू अ राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, हमारी जो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स है वो एकदम से बढ़ गई थी और उससे हमारा एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था। तो ये थे हमारे कुछ ना कुछ मेजर्स जो पाकिस्तान ने ले लिए गए थे अपनी ग्रोथ को अचीव करने के लिए और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी है कि पाकिस्तान ने कौन कौन से लिए थे अपने डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। इसमें नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द लेट 1970s, कि पब्लिक सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी अर्ली 1970s में। इन द अर्ली 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल इंडस्ट्रीज टुक प्लेस टू द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द लेट 1970s, कि हमारी रोल ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर का जो रोल था हमारा वो बढ़ गया था। 1970s के अंदर क्या था कि नेशनलाइजेशन अकर हो गया था। उस नेशनलाइजेशन के अंदर क्या हुआ था कि जो प्राइवेट सेक्टर का रोल था हमारा 1970s के अंदर वो इंक्रीज़ हो गया था। There was a shift in the government policy to encourage from the private sector and also for the various incentives to them. All of them created a conducive climate for the new investments. तो उस शिफ्ट के अंदर हमारा क्या हुआ था कि हमारी जो डेवलपमेंट था और जो क्लाइमेट था वो इंक्रीज़ हो गया था। फाइनेंशियल सपोर्ट हमारा इंक्रीज़ हो गया था 1970s के अंदर। पाकिस्तान ऑल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस। पाकिस्तान ने वेस्टर्न नेशंस के साथ भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट इंक्रीज़ किया। From in industries to the Middle East, it helps in the countries in stimulating economic growth reforms. In 1998, reforms introduced in the country. और 1998 में तो पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए थे और पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की गई थी। वेस्टर्न नेशंस के अंदर रेमिटेंसेस रिसीव किए गए थे। रेमिटेंसेस का मतलब जो हमें फॉरेन नेशन से रिसीव होते हैं बट उसके बदले में हम कुछ भी पे नहीं करते, तो एक टाइप का गिफ्ट होता है। और पाकिस्तान को भी एक इस टाइप का गिफ्ट मिडल ईस्ट से रिसीव हुआ था। और इससे क्या हुआ था कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी थी रिफॉर्म्स की 1998 के अंदर। और 1998 में तो कंट्री के अंदर रिफॉर्म्स ही इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो ये थे हमारे कुछ ना कुछ मेजर्स जो पाकिस्तान ने लिए गए थे अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो आई होप ये वाला 5 मार्क का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर वन चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया।
और हम सबको पता है कि चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें कोई भी कपल है उसको सिर्फ और सिर्फ वन चाइल्ड लेना है। अब उस वन चाइल्ड से क्या होगा कि जो अपनी, हमें पता है कि जो चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उसकी पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था कि हम वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेंगे वहाँ उस कंट्री के अंदर, ताकि जो हमारी हमारी कंट्री के अंदर, उस कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें। हर अगर चाइल्ड का वन ही बेबी होगा तो हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा करोड़ों में कंट्रोल होगी। तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशन थे, इस वन चाइल्ड पॉलिसी से क्या क्या अफेक्ट्स आए थे। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट यही था कि अगर वो बढ़ते जाएंगे, हमारे यंगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर जो कपल है उसका एक ही बेबी होगा, तो यंगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और ओल्ड एज काफ़ी ज़्यादा कम होती रहेगी, राइट। तो इसका यही इम्प्लीकेशन था। और कुछ टाइम बाद तो चाइना के अंदर सिर्फ और सिर्फ यंग पॉपुलेशन ही रहेगी और जो हमारी ओल्ड पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये था इसका कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन। तो इसको हम रीड करते हैं इसका आंसर। द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर द वन चाइल्ड पॉलिसी इन इंडिया इज़ द रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन and provide for better health services for man as reduced risk of health and injury associated with pregnancy। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ था कि वन चाइल्ड पॉलिसी आने की वजह से हमारा कौन कौन सा हमारे बेनिफिट्स आए थे। फर्स्ट था कि रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो कम हो गई थी, जितनी जो पॉपुलेशन है वो कम डिपेंडेंट थी हमारी, जो हमारी पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा कम डिपेंडेंट होगी, क्योंकि उसका एक ही बेबी है, तो एक बेबी अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएगा और वो कम डिपेंडेंट होगा अपने पेरेंट्स के अंदर। तो जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कम हो जाएगा। एंड प्रोवाइड द बेटर हेल्थ सर्विसेज फॉर मैन। और हेल्थ सर्विसेज जो होंगी वो किसी भी आदमी के अंदर ज़्यादा होंगी, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे और जो आएगा उसको सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी, उसको बेड अवेलेबल हो जाएगा। एंड रिड्यूस द केस ऑफ डेथ एंड इंजरी एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। हमें पता है कि प्रेगनेंसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा वुमेंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है हर एक प्रेगनेंसी के टाइम पे। बट अगर प्रेगनेंसी ही एक बार होगी तो जो डेथ होती है जो वुमेंस की, अपने जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, और जो इंजरी की प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी कम हो जाएगी। बट इस पॉलिसी की काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी थे। ये हमने बात करी इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस की, बट इसके साथ साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी थे। इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस थे, फॉर एग्जांपल आफ्टर फ्यू डिकेड्स देयर विल बी मोर एल्डरली पीपल इन प्रपोर्शन टू यंग पीपल। हमारे जो एल्डरली पीपल है, जो बड़े लोग हैं, उनकी प्रपोर्शन ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल। दिस विल टेक चाइना टू टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स विद फ्यूअर वर्कर्स। तो हमें जो कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा अपनी सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए फ्यूअर वर्कर्स के अंडर, कि हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी सोशल सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए कुछ वर्कर्स के साथ। तो हमने डिस्कस किया कि वन चाइल्ड पॉलिसी के कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी थे और पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी थे। नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हमारे ये थे कि कुछ टाइम चाइना, कुछ बाद में चाइना के बाद क्या होगा कि हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो यंग पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। और हमारा नेक्स्ट इम्प्लीकेशन था कि हमारी जो रिस्क और हेल्थ आती है जो वुमेंस को प्रेगनेंसी के टाइम पे वो हमारी कम हो जाएगी, और हमारी फिर क्या हो जाएगा, हमारी जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी और जो सर्विसेज का रेट है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। ये थे हमारे कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस। तो ये हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन रेडी हो गया। अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क का है तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स तो प्रोवाइड करने ही करने हैं, राइट। तो ये था आपका नेक्स्ट इम्प्लीकेशन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। Let's move to next question. Mention the salient demographic indicators of India, China and Pakistan. तो हमें इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान को कंपेयर करना है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के अंदर। The demographic indicators of India and Pakistan are population. The first demographic indicator है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का, वो है population. China is the most populous country in the world with 131 crore people, and India is the second most populous country in the world with 13 crore people as compared to China or India. Population of Pakistan is very less. If you look at the global population, out of every 6 people living in the world, 1 is an Indian and another is a Chinese. Population of Pakistan is small and accounts for roughly about 1/10 of China or India. तो जो फर्स्ट हमारा इंडिकेटर है वो है हमारा पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी वर्ल्ड के अंदर, और उसकी पॉपुलेशन है हमारी 131 मिलियन। और जो हमारी इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, उसकी पॉपुलेशन है हमारी 13 करोड़। अब फिर है हमारी पाकिस्तान। अगर हम इतना ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर हमारे चाइना और
इंडिया के लोग हैं कि अगर हम किसी भी 6 बंदे को उठा लें रैंडमली, तो हम देखेंगे कि 6 बंदा, हर एक 6 बंदा हमारा या तो इंडियन है या तो हमारा चाइनीज़ है। तो हम हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इंडिया की और चाइना की कितनी ज़्यादा है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन हमारी 1/10 है चाइना और इंडिया की। तो पाकिस्तान सबसे कम है हमारा पॉपुलेशन के अंदर। तो फर्स्ट रैंक है हमारी चाइना की, फिर है हमारी इंडिया की, फिर है हमारी पाकिस्तान की। तो हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे इसको कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट इज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। Growth rate of population. Though China is the most populous country in the world, but its annual growth rate of population is the lowest, 0.5 as compared to 1.2% of Pakistan and 2.1% for India. The reason for low growth rate of population is the one-child policy introduced in China in the late 1970s. One-child policy has successfully reduced the growth rate of population and provide the better health services for women and reduced risk of health and injury associated with pregnancy. And it has policy other implications also. After a few decades, there will be more elderly people in proportion to young people in China. So it will government has to take steps to provide social security measures with fewer workers. तो इसमें क्या हुआ है हमारा कि हमें पता है कि जो चाइना में पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, बट चाइना में जो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो चाइना सबसे लोएस्ट पे आती है हमारी एनुअल ग्रोथ रेट के अंदर। हमारी जो चाइना में एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 0.5 और इंडिया की हमारी 1.2। इंडिया हमारा सेकंड नंबर पे आता है मोस्टली हर एक फैक्टर में। इंडिया है हमारा 1.2 और पाकिस्तान की हमारी जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है कि जो पॉपुलेशन किस स्पीड से ग्रो कर रही है। हमें पता है कि चाइना के अंदर हमारी वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा कम स्पीड से ग्रो करेगी क्योंकि वहाँ पे रूल ही है कि हर एक कपल का सिर्फ और सिर्फ 1 बेबी हो सकता है। तो पॉपुलेशन की जो स्पीड है बढ़ने की वो कम होगी, राइट। तो हमारा फर्स्ट पे आएगा पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा है। इज़ द वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1970s। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से क्या हुआ है, हमारा जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो कम हो गया है। और उससे क्या हुआ है, उसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं कि उसकी वजह से जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं वुमेन की, बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। और जो हमारी हेल्थ और इंजरी एसोसिएट होती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे वुमेन को, वो हमारी कम हो गई है। बट इस पॉलिसी के हमारे कुछ अदर इम्प्लीकेशंस भी हैं कि कुछ टाइम के बाद चाइना के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे एल्डरली पीपल होंगे और यंग पीपल बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो हमारे कुछ ना कुछ चाइना को स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हमारे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स कम हो और हमारी जो एल्डरली पीपल है वो कम हो और हमारे जो यंग पीपल है बढ़े। तो हमने अगर हम बात करें ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की, तो हमारे फर्स्ट पे आता है हमारा पाकिस्तान, देन इज़ इंडिया एंड दैट इज़ चाइना। तो ये थे हमारे कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस। तो हमारा सेकंड हमारा डेमोग्राफिक इंडिकेटर था जिसके बेसिस पे हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। चाइनीज इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द लोएस्ट इन चाइना कंपेयर टू इंडिया पाकिस्तान। एज अ रिजल्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लोएस्ट 146 persons per square kilometer as compared to India 538 persons per square kilometer and Pakistan 445 persons per square kilometer। तो अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, हमें पता है कि चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, बट उसकी जो पॉपुलेशन की ग्रो करने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा कम है और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कम है। 146 लोग ही रहते हैं पर 1000 1 किलोमीटर के अंदर चाइना के अंदर। और फिर है सबसे ज़्यादा इंडिया की, सबसे ज़्यादा जितने भी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर रहते हैं। और उसके बाद है हमारा पाकिस्तान के अंदर 445 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये थे हमारे कुछ ना कुछ इसके मेजर्स इंडिया के अंदर और फिर है हमारे पाकिस्तान के अंदर। सबसे ज़्यादा जो हमारा डेंसिटी पॉपुलेशन है वो है हमारे इंडिया की, फिर है हमारी पाकिस्तान की 445 स्क्वायर किलोमीटर और फिर है हमारी सबसे लोएस्ट है हमारी चाइना की 146 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर। तो हमने डेंसिटी पॉपुलेशन में भी इन तीनों कंट्रीज़ को कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट इज सेक्स रेशो। ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ सन, सेक्स रेशो इज लो एंड बायस्ड अगेंस्ट all the 3 countries. It is lowest in India with 929 females, 4000 males in Pakistan and China. The corresponding figures
are 947 in recent times. All the three countries are adopting various measures to improve the situation. तो हमें पता है कि तीनों कंट्रीज़ में हमारी जो प्रेफरेंस है मेल चाइल्ड की वो सबसे ज़्यादा है. तो प्रेफरेंस होने की वजह से मेल चाइल्ड की और वुमेन की कम प्रेफरेंस होने की वजह से हमारा क्या हुआ है, दोनों कंट्रीज़ में हमारी तो तीनों कंट्रीज़ में हमारी जो सेक्स रेशो है तीनों कंट्रीज़ में हमारी कम है और जो प्रेफरेंस दी जाती है वो मेल चाइल्ड को दी जाती है ओवर फीमेल चाइल्ड. तो हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए तीनों कंट्रीज़ को अपने जो सेक्स रेशो है उसको इम्प्रूव करने के लिए और प्रेफरेंस फीमेल को देने के लिए ओवर मेल्स, राइट. तो तीनों कंट्रीज़ के अंदर हमारी जो सेक्स रेशो है वो कम है. हमारी 947 है पर 1000 और चाइना पाकिस्तान के अंदर तो 941 है पर 1000. तो दोनों कंट्रीज़ के अंदर हमारी जो सेक्स रेशो है वो कम है. तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए अपनी सेक्स रेशो को इम्प्रूव करने के लिए. तो सेक्स रेशो पर भी हमने इनको कंपेयर कर लिया कि तीनों कंट्रीज़ ही की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट है. नेक्स्ट इज़ फर्टिलिटी रेट. Fertility rate is calculated as the number of children born by a woman in the reproductive age on an average. Since the introduction of one-child policy, the fertility rate in China has fallen down from over 3 births per woman to approximately 1.6 births. But rate in Pakistan at 0.7% permanent, and India comes hard with 3 births permanent. Urbanization is high in China. In India एंड पाकिस्तान 3.3% रिस्पेक्टिवली. तो फर्टिलिटी रेट का मीनिंग होता है कि एक वुमेन के पास कितने बेबीज़ हैं अपने रिप्रोडक्टिव एजेस के अंदर. तो कितने बेबीज़ हैं वो डिपेंड करता है हमारा वन चाइल्ड पॉलिसी. तो अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे हमारी वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है. तो वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ये हुआ है कि एक वुमेन के बाद अगर रिप्रोडक्टिव एजेस में हमारे जो हमारे रिप्रोडक्टिव एजेस होते हैं 18 to 42, वहाँ पे क्या होता है कि अगर पहले हमारे पास 3 बर्थ्स करती थी एक वुमेन थी, 3 चाइल्ड पैदा करती थी, तो उससे रिस्ट्रिक्शन हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि अब वो सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड करेगी. तो उसकी वजह से हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो हमारी कम हो गई है चाइना के अंदर. और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है कि रिप्रोडक्टिव एजेस के अंदर जो पाकिस्तान की वुमेन के पास बेबीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं. और इंडिया के पास भी ज़्यादा हैं, उनके पास भी 3 हैं. तो फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये हमारी सबसे ज़्यादा है हमारी पाकिस्तान के अंदर, फिर है हमारी इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर. ये चाइना के अंदर भी ज़्यादा हो सकती थी बट गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, तो हमारी वो तभी नहीं हो पाई. नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन. तो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ है हमारा कि जो हमारे पीपल हैं वो जो अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट करते हैं. अब अर्बन एरियाज़ में जो शिफ्ट करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी रूरल एरियाज़ है वो अंडर डेवलप्ड हो जाएंगे और सारे लोग जो है वो अर्बन की तरफ शिफ्ट करेंगे. अब हमारी जो अर्बनाइजेशन है उसमें चाइना का शेयर है सबसे ज़्यादा है कि जो वहाँ पे लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट हो गए हैं. और इंडिया और पाकिस्तान का शेयर 33.33% है रिस्पेक्टिवली. तो इंडिया और पाकिस्तान तो सेम पोजीशन पे हैं और सबसे ऊपर है हमारा चाइना. तो आई होप ये वाली हमारी जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स था, फर्स्ट था पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट आपको कंप्लीट और क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंडिया एंड चाइना सेक्टोरल डेवलपमेंट टुवर्ड्स जीडीपी इन 2003. व्हाट डज इट इंडिकेट. हमें कंपेयर करना है इंडिया और चाइना को सेक्टोरल डेवलपमेंट में. जो हमारे सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स, हमें कंपेयर करना है इंडिया और चाइना को उन्हीं सेक्टर्स के अंदर और उससे हमें क्या मिलता है. कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर. तो अगर हमें सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा है. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी 15% in case of China, whereas it was 23% in case of India. तो अगर हम सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो है हमारा इंडिया का. तो हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया का है, फिर है हमारा चाइना का, फिर है पाकिस्तान का. तो हम देख सकते हैं कितने लोग जो हैं हमारे एग्रीकल्चर के अंदर डेवलप्ड है इंडिया में, फिर है पाकिस्तान में सबसे कम है, फिर है हमारा चाइना के अंदर. अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेकेंडरी. सेकेंडरी का मतलब होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्या होगा हमारा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब इंडस्ट्रीज़, हमारी इंडस्ट्रीज़ कितनी डेवलप्ड है. तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी चाइना के अंदर है, इसका रेट है 5.53. और फिर है हमारा 26%
पाकिस्तान के अंदर, और फिर है हमारा इंडिया के अंदर, और चाइना में 2% है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज़ का वो है चाइना में, फिर है हमारा इंडिया में, फिर है हमारा पाकिस्तान में। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पढ़े थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो वो सब हमें डिस्कस करने एक एक करके। तो इसके आंसर को हम रीड करते हैं। द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, maternal mortality rate, adult literacy rate, percentage of population below poverty line, GDP per capita, percentage of population having access to improved resources, percentage of population undernourished। तो फर्स्ट इंडिकेटर है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हम कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट इंडिकेटर हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एक आदमी ऑन एवरेज कितना जिएगा। सेकेंड इज इन्फेंट मोर्टेलिटी कि 1 साल से पहले उसकी कितनी डेथ हो रही है बेबीज़ की उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा बेटर होती है, किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी तो उसके लिए बेटर है। बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे लिए कम होना चाहिए किसी भी कंट्री का, तभी वो कंट्री डेवलप मानी जाएगी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की जो वुमेन जो प्रेग्नेंट होती है उनकी कितनी डेथ हो रही है उस कंट्री के अंदर। तो वुमेन जो हमारी प्रेग्नेंट हो रही है उसकी जो डेथ हो रही है वो भी हमारा कम होना चाहिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम होनी चाहिए, तभी हमारी कंट्री डेवलप मानी जाएगी। नेक्स्ट इज एडल्ट लिटरेसी रेट की जो हमारी लिटरेसी रेट है, जो आदमी पढ़ लिख सकता है उसकी क्या कैपेसिटी है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन की कितनी पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है। और जीडीपी पर कैपिटा कि पर कैपिटा हमारी जीडीपी कितनी चल रही है। और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड रिसोर्सेज, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उसके पास इम्प्रूव्ड रिसोर्सेज हैं। ये तो हमारे हायर बेटर है, अगर हमारे हायर होंगे हमारे वाटर रिसोर्सेज तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर नरिश, कितनी जो पॉपुलेशन है हमारी अंडर नरिश चल रही है, उसके पास न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन की कैपेसिटी नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म लिबर्टी इंडिकेटर्स, डू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर्स। अब लिबर्टी इंडिकेटर्स का मतलब होता है, लिबर्टी इंडिकेटर्स आर डिफाइंड एज द मेजॉरिटी ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, कि किसी कंट्री के लोगों के अंदर उनके पास कितनी पावर है वहाँ की डेमोग्राफी को पार्टिसिपेट करने की, सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की, वहाँ पे लोगों के पास कितनी पावर है। और एग्जाम्पल्स हमें देने लिबर्टी इंडिकेटर्स के, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए 3 मार्क का आता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन राइट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन राइट्स गिवन टू द सिटीजन्स। एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस की सिचुएशन है वो कैसी है, रिटर्न इन द रूल ऑफ लॉ। तो इसके 2 मेनली एग्जाम्पल्स आ जाएंगे और इसका मीनिंग है कि कितने हमारे डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन का एक्सटेंट है सोशल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर। आर वेज ऑफ एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन राइट्स, तो हमारा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन राइट्स कितना है। सिटीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन राइट्स कितना है, और एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस, और लॉ के अंदर कितना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू रैपिड ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। तो कौन से फैक्टर्स ने हमारे इतनी ज़्यादा ग्रोथ इतनी एकदम से हमारी ग्रोथ बढ़ा दी चाइना के अंदर। तो हम इसको रीड करते हैं आंसर को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना आर रिफॉर्म्स, तो हमारे रिफॉर्म्स की वजह से इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना, द बेसिक रीजन फॉर फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस बैक टू द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन फेजेस। चाइना इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन फेजेस। इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म्स आर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन एंड इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स। इन एग्रीकल्चर कम्यून्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स which are allocated only for use, only a foundation for the individual owners. They were allowed to keep all income from the land after paying stipulated taxes. तो फर्स्ट है हमारा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने की वजह से हमारा क्या हुआ कि चाइना के अंदर रिफॉर्म फेजेस में इंट्रोड्यूस हुए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। फेजेस में इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ कि इनिशियल फेज में हमारा एग्रीकल्चर के अंदर हमारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, फॉरेन ट्रेड व इन्वेस्टमेंट के अंदर हमारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। फिर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जो इनकम आएगी टैक्स के बाद में वो हमें रखनी है। तो फर्स्ट रीज़न था कि रिफॉर्म इंट्रोड्यूस होने का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और फिर था हमारा ड्यूअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म प्रोसेस। द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व ड्यूअल प्राइसिंग। दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइस इन 2 ways. Farmers and industries were required to buy and sell fixed prices of quantity of input and output on the basis of price fixed by the government. तो फार्मर्स को क्या था कि फिक्स्ड प्राइस फिक्स करना है, जो फार्मर्स है वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स प्राइस बाय और सेल कर सकते हैं, और जो प्राइस होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी।
इनपुट एंड आउटपुट फॉर परचेज एंड सोल्ड एंड मार्केट प्राइस, और जो प्राइस होगा वो मार्केट बेसिस पे, जो मार्केट में चल रहा है वो उसके बेसिस पे फिक्स होगा। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सेटअप किए गए थे अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन हमारा जनरली 4 मार्क का आता है। द फॉलोइंग सेक्टर्स आर लो मोर्टेलिटी रेट, हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, मिक्सड इकोनॉमी, हाई फर्टिलिटी रेट, लार्ज पॉपुलेशन, हाई सेंसिटिव पॉपुलेशन। तो हमें बताना है कि इन चीज़ों के अंदर कौन सा जो कंट्री ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट फर्स्ट इज वन चाइल्ड पॉलिसी। तो हमें पता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना के अंदर थी, तो इसका आंसर इज चाइना। फर्टिलिटी रेट भी हमारा चाइना के अंदर अच्छा है। अर्बनाइजेशन का जो रेट है वो पाकिस्तान। मिक्सड इकॉनमी में पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की है। हाई फर्टिलिटी रेट, जो फर्टिलिटी रेट है वो हाई हमारा चाइना का है। हाई पॉपुलेशन हमारी चाइना की है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हाई जो है वो इंडिया की है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ की स्पीड है पाकिस्तान के अंदर है, और जो सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर है, राइट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। गिव रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ एंड इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी आई थी उसके मेन रीजंस क्या थे। एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन वॉज बेस्ड अपॉन good harvest and not upon institutional process of technical change. When there was a good harvest, economy was in a good condition. When there was a bad harvest, economy was not in a good condition. Slow stagnation or negative trends, foreign exchange essential component for the country. तो फर्स्ट था हमारा कि जब हमारा एग्रीकल्चर था वो बेसिस था हमारे इंस्टीट्यूशनल के अंदर। जब हमारी गुड रेनफॉल होती थी तो हमारी एग्रीकल्चर अच्छा होता था, जब हमारी बैड रेनफॉल अच्छी होती थी तो हमारी एग्रीकल्चर बेकार होता था। तो हमारा इसके अंदर बेसिस पे था हमारा एग्रीकल्चर, और हमारा तभी पाकिस्तान इतना स्लो डेवलप्ड हुआ। पाकिस्तान मोड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स वर फ्रॉम रेमिटेंसेस। जो पाकिस्तान की फॉरेन अर्निंग्स थी वो मेनली रेमिटेंसेस के ऊपर होती थी, जो उसको रेमिटेंसेस फ्री में मिलते थे मिडल ईस्ट और एक्सपोर्ट्स के अंदर। तभी हमारा जो था पाकिस्तान स्लो ग्रोथ पे था। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क का है। कमेंट ऑन द ग्रोथ रेट विटनेस्ड इन चाइना एंड इंडिया इन द लास्ट 2 डिकेड्स। तो हमारे जो ग्रोथ रेट्स थे उस पर हमें कमेंट करना है कि जो हमारी इंडिया और चाइना का ग्रोथ रेट था लास्ट 2 डिकेड्स का। When many developed countries are finding it difficult to maintain a growth rate of 5%, China was able to maintain a nearly double-digit growth rate for more than 2 decades in 1980s. It was having a double-digit growth of 10.3. There was a marginal fall in the China's growth from 10.3 to 7 in the 1970s. On the other hand, India's growth was not at all impressive. The growth rate was just 5.7 in the 1980s. It recorded a major increase from 5 to 8 in the 1990. तो हमारी कुछ डेवलप कंट्रीज़ को 1990 के अंदर डिफ़िकल्ट था अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करना। चाइना ने अपना डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन किया, उसने ग्रोथ रेट मेंटेन किया 2 डिकेड्स के अंदर। और जब हमारा मार्जिनल फॉल हुआ था चाइना की ग्रोथ के अंदर 10 से 7% के अंदर, और इंडिया का ग्रोथ रेट बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं था, वो बिल्कुल 5% था, और उसको इंक्रीज़ हुआ था 5 से 8% के अंदर 1990 के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क का आता है। आउट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान विच कंट्री इज द हाईएस्ट वर्कफोर्स अगेंस्ट एग्रीकल्चर। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वर्कफोर्स है जो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज है, तो इसका आंसर है इंडिया। व्हेन वर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन 3 इकोनॉमीज। तो रिफॉर्म्स हमारे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुए थे 1991 के अंदर, चाइना के अंदर 1968 के अंदर, पाकिस्तान के 1998 के अंदर। नेम द प्रोग्राम स्टार्टेड इन चाइना विद द एम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमने अपने लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि जो चाइना के अंदर रिफॉर्म्स थे, वो प्रोग्राम जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, वो था हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। नेम 2 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो ह्यूमन डेवलपमेंट के 2 इंडिकेटर्स थे वो थे हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बर्थ रेट। व्हाट वर द 2 मेजर रीजंस फॉर द लो रेट ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना। जो हमारे लो रेट ऑफ पॉपुलेशन था, कि जो पॉपुलेशन थी वो कम स्पीड से ग्रो कर रही थी, उसके मेन रीजंस थे कि हमारा जो वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी चाइना के अंदर। बिटवीन चाइना एंड इंडिया विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस कंट्री की है, वो है चाइना। व्हाट इज़ कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग। कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग का क्या मीनिंग है। कम्यून सिस्टम वॉज स्टार्टेड अंडर द पीपल वर यूज टू कल्टिवेट कलेक्टिवली, कि एक हमें वो दे दी जाती थी लैंड, उस पर हमें कलेक्टिवली हर एक आदमी को खेती करनी होती थी, और उससे जो इनकम हमें रिसीव हुई है उसको हमें क्या करना होता था, गवर्नमेंट को दे देना होता था टैक्सेस पे करने के बाद। नेक्स्ट इज विच कंट्री गेट ग्रेट पेडेस्ट्रियल कल्चरल एवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। किस कंट्री के अंदर ग्रेट पेडेरियन कल्चरल एवोल्यूशन आया था, तो वो हमारा चाइना के अंदर आया था।
गिव द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मीनिंग है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स ड्राइंग बिफोर रीचिंग 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्ड्स इन ईयर। अगर हमारी कंट्री के अंदर 1000 बर्ड्स हो रहे हैं तो कितने लोगों की हमारी 1 साल से पहले हमारी मौत हो रही है, ये हमारा मेजर करता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी इनमें से है चाइना के अंदर, और क्योंकि उसका हेल्थ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर? तो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर के अंदर, और चाइना सबसे ज़्यादा, उसकी सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 76 ईयर्स की। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के अंदर। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया पूरी वीडियो के अंदर। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे इकोनॉमिक ग्रुपिंग के, वो था यूरोपियन यूनियन, सार्स, G20, कौन कौन सी मेजर्स जिसमें कंट्री खुद की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने की ट्राई कर रही है। तो उसमें था हमारा कि कंट्रीज जो है हमारा इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स फॉर्म कर रही है, अपनी कंट्रीज़ को लिबरलाइज कर रही है और अपनी ग्लोबलाइजेशन को अचीव कर रही है, और कौन कौन सिमिलर पाथ्स थे जो इंडिया और पाकिस्तान ने अडॉप्ट किए थे अपनी रिस्पेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट था कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की शुरुआत करी थी। और फिर था हमारा कि प्लानिंग भी सेम ईयर में अकर हुई थी, जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए थे वो भी सेम इंकर में हुए थे, और जो स्ट्रैटेजी थी इन दोनों कंट्रीज़ की वो भी बिल्कुल सिमिलर थी। और जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन था जिसमें जो चाइना था उसको अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर वहाँ के लोगों को वो सेटअप करने थे इंडस्ट्रीज, उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट होगी। बट इसका डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ पे एक ड्रॉट आ गया जिससे 30 लाख लोगों की जान चली गई। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो उसका मेन कारण था रिफॉर्म्स। ऐसा हम एग्री करते हैं या नहीं? तो ऑब्वियसली हम एग्री करते हैं, क्योंकि जो चाइना के अंदर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए थे वो मेनली फेजेस के अंदर हुए थे। फर्स्ट था हमारे एग्रीकल्चर के अंदर, फिर था हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर। बट उसमें डुअल प्राइसिंग भी थी कि जो प्राइजेस फिक्स किए गवर्नमेंट में उसके अकॉर्डिंग ही होगा। हमें डेवलपमेंट का पार्ट डिस्कस किया जो पाकिस्तान ने लिया अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कर किया, जो डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के केस में ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टेप ले लिया गया। फिर था हमारा कंज्यूमर गुड्स का और लिंकेज हुआ, पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस दे दी गई। और हमारे वन चाइल्ड पॉलिसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसने डेथ और इंजरी रिड्यूस करी प्रेगनेंसी की, बट उसके इम्प्लीकेशन है कि सोशल सिक्योरिटी मेजर हमारा कम हो गया और हमारी एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यंग पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए। पॉपुलेशन में सबसे ऊपर था हमारा चाइना, फिर था हमारा इंडिया, देन इज़ पाकिस्तान। ग्रोथ रेट में सबसे ऊपर था हमारा पाकिस्तान, फिर इंडिया, देन इज़ चाइना। डेंसिटी में सबसे ऊपर था हमारा इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना। सेक्स रेशियो में तीनों कंट्रीज़ बायस थे मेल के लिए। फर्टिलिटी रेट का मतलब एक वुमेन के पास कितने रिप्रोडक्टिव एजेस में वो हैं चिल्ड्रन है। सबसे कम थे हमारे इंडिया में, सबसे कम थे हमारे चाइना में, फिर सबसे ऊपर थे हमारे पाकिस्तान, देन इज़ चाइना, देन इज़ पाकिस्तान, और सबसे ऊपर था हमारा पाकिस्तान, फिर था इंडिया, देन इज़ चाइना। हमें कॉन्ट्रास्ट किया था इंडिया और चाइना का सेक्टोरल डेवलपमेंट के अंदर, प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडिकेटर्स डिस्कस किए थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब। लिबर्टी इंडिकेटर का मीनिंग डिस्कस किया था। कौन से फैक्टर्स थे जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहे थे। डुअल प्राइसिंग डिस्कस करी थी। स्लो ग्रोथ के रीजंस क्या थे पॉवर्टी के अंदर। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वर्कफोर्स हमारे इंडिया के अंदर एंगेज है। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुए थे 1991 में इंडिया के अंदर, चाइना में 1968 के, और पाकिस्तान 1988। कौन सा हमारा प्रोग्राम सेटअप किया गया था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। 2 इंडिकेटर्स थे ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मेजर रीज़न क्या था हमारा लो पॉपुलेशन ग्रोथ का? वो था वन चाइल्ड पॉलिसी। और इंडिया और पाकिस्तान विच कंट्री था हाईएस्ट वैल्यू जो थी हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की, वो थी चाइना के अंदर। कम्यून सिस्टम का मतलब होता है जिसमें जो पीपल होते हैं वो कलेक्टिवली कल्टिवेट करते हैं। ग्लेड पोर्ट एरिया हमारा चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट हमने डिस्कस कर दिया कि 1 ईयर से पहले कितने लोगों की डेथ हो रही है उस कंट्री के अंदर 1 साल में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा हमारे चाइना के अंदर है, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा पाकिस्तान का है सर्विस सेक्टर के अंदर। तो ये चैप्टर आपका एंड होता है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।